Hello friends, welcome to the Legal Indian. Today we are talking about three important topic, and that is the Attorney General for India, the Solicitor General for India, and the last is the Advocate General of India. So what are differences among them? इसको आज हम समझेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है। कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो जब भी ऑप्शन में ये तीनों ऑप्शन रहे, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, सॉलिसिटर जनरल फॉर इंडिया और एडवोकेट जनरल फॉर इंडिया, तो आपको किस तरीके से अप्रोच करना है उसी चीज़ को आज हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला जो आर्टिकल 76 है, आर्टिकल 76 टॉक्स अबाउट अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया जो है वो आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो ये बात तो समझ में आ गया। दूसरा यदि हम देखते हैं, कहता है अपॉइंटेड बाय, आखिर इनको कौन अपॉइंटमेंट करते हैं, अपॉइंटमेंट किनके द्वारा किया जाता है, तो कहते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, माननीय प्रेसिडेंट साहब इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। और ये जो टर्मिनेशन जो है इनका, वो टर्मिनेशन भी प्रेसिडेंट साहब ही कर सकते हैं, नॉट अदर देन प्रेसिडेंट, कोई भी नहीं कर सकता। तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, उनके द्वारा रिमूव भी किया जा सकता है, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और आर्टिकल 76 में ये चीज़ें दी गई है। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया ये क्या करते हैं, कितना पैसा मिलता है, क्या टर्म है, ये तमाम बातों को हम इसी लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे, और फिर हम सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल से कंपेयर करेंगे कि आखिर ये कैसे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब हम यदि स्टेटस की बात करते हैं तो स्टेटस में आप देखिए यहाँ पे ये लीगल एडवाइजर होते हैं, लीगल एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और रिक्वायर्ड टू अपीयर इन कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट और इट्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। पार्लियामेंट के बिहाफ पे ये क्या करते हैं, कोर्ट में इनको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर ये लॉ ऑफिसर होते हैं जो कि पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन कोर्ट ऑफ लॉ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले लेक्चर में जब मैंने स्टेट की डिफिनेशन बताई थी, तब मैंने आपको बताया था कि कोर्ट जो है कोर्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट। कोर्ट वाइल मेकिंग एनी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, और वी कैन से वाइल वर्किंग जुडिशियली, कोर्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप मेरा पहला लेक्चर जाकर के रिवाइज कीजिए, और उसके बाद चीज़ें आपको सही ढंग से समझ में आएगी। इसीलिए पार्लियामेंट को क्या होता है, रिप्रेजेंट करने के लिए किन्हीं ना किन्हीं को तो जाना पड़ेगा ना कोर्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है कौन जाएंगे, ये होते हैं आपके एडवोकेट जनरल साहब, जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये कहता है इमेलुमेंट, कितना पैसा वगैरह मिलता है, सैलरी की बात करता है। एट पार विद सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को जो पैसा मिलता है उसी के समतुल्य मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है और एज डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट साहब जो निर्णय लें, जैसे लें उसके अकॉर्डिंग मिलता है। यूजुअली इनको पर केस के हिसाब से भी पैसा मिलता है, तो डिपेंड करता है कि क्या स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट साहब मिलकर के किस तरीके से इसको देते हैं सैलरी, ये उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट कहता है टर्म को लेकर के। टर्म, अब इनका जो टर्म है कितने दिन तक काम करेंगे ये फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ही होल्ड्स द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के बेसिस पे ये काम करते हैं। मतलब यदि आप प्रेसिडेंट साहब चेंज हो जाएंगे तो यूजुअली क्या हो जाता है, इनको भी बदल दिया जाता है। सरकार यदि बदलती है, आप ऐसे समझिए इसको, अभी के लिए आपके लेवल के लिए इतना समझना है कि जब सरकारें बदलती है तो आप देखते होंगे गवर्नर बदल दिए जाते हैं, उसके बाद अटॉर्नी जनरल बदल दिए जाते हैं, और फिर से नए अपॉइंटमेंट होते हैं, और उस सरकार को जो सूट करता है उनको वो बनाता है। ठीक है, तो ये आप सिंपल मीनिंग समझ सकते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का। वैसे ये बहुत वाइड है, बहुत कुछ इसमें समझना है, लेकिन अभी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए आप इतना ही समझिए। ठीक है, इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देते चलूँ। अभी रिसेंटली एक वो हुआ था कि अभी के जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, के वेणुगोपाल, आप इनको चेक कीजिए, और इनको अभी इनका जो टर्म है वो रीअपॉइंटमेंट इनको किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली, और ये करीब अभी ऑलरेडी 90 साल के ये हो जाएंगे अभी, शायद 89 के हैं या 90 के हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रीअपॉइंटमेंट जब हुआ तो वेणुगोपाल साहब मूड में नहीं थे कि वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट साहब ने उनको रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, 1 साल और मैं कर लेता हूं। तो बताइए आप ये समझिए कि देखिए लॉ कितना इंपॉर्टेंट है। 90 साल की उम्र में भी ये इनको ये आप वो काम कर रहे हैं, और यूजुअली जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं तो क्या होता है, 60 साल में गो टू होम, या 60-65 बहुत ज़्यादा तो 65-70 हो गया, और इससे अभी देखिए 20 साल एक्स्ट्रा अभी भी ये तंदुरुस्त होकर के काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लेक्चर हो, इसके लिए मैं बताते रहता हूँ बीच बीच में एग्जाम्पल के माध्यम से, ताकि एग्जाम्पल आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है,
और उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन, इनका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो कहता है मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वही रिक्वायरमेंट इनको भी चाहिए। मैं आपको जुडिशरी के क्लास में बताया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए जज का, सिलेक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप वो लेक्चर को जाकर के देखिए ताकि चीज़ें और भी क्लियर हो। चलिए आगे हम बात करते हैं स्पेशल पावर की। इनके पास स्पेशल पावर क्या होता है उसके बारे में भी बात करते हैं। अब देखिए कहता है कि दो ही इज नीदर अ member of the union ministry nor that of the parliament, बट ये क्या कहता है, ही मे अटेंड द हाउस एंड मे ऑक्यूपाई अ सीट इन द पार्लियामेंट। मतलब ये पार्लियामेंट में अटेंड कर सकते हैं सेशन में, वहाँ जाकर के स्पीचेज वगैरह देते रहते हैं, जब भी लीगल एडवाइस की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे जाकर के इनको बुलाया जाता है और देते रहते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि ही कैन नॉट वोट इन द पार्लियामेंट, ऑल्दो ही कैन डिलीवर हिज लेक्चर इन द पार्लियामेंट, ही कैन सिट इन द पार्लियामेंट, ही कैन एक्सप्रेस हिज ओपिनियन इन द पार्लियामेंट, बट इवन देन ही कैन नॉट वोट इन द पार्लियामेंट। ठीक है, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इन यूके द अटॉर्नी जनरल इज मेंबर ऑफ कैबिनेट। वहां पे ये मेंबर ऑफ कैबिनेट होते हैं, लेकिन यहां पे ये मेंबर ऑफ कैबिनेट नहीं होते हैं और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करते हैं जो कि पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट केसेस में। ठीक है, जब भी कोई केस गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है तो यही रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके साथ साथ और भी लोग होते हैं जो कि मैं आगे डील करूंगा। चलिए अब लिमिटेशंस की बात करता है, कुछ लिमिटेशंस की बात भी कर लेते हैं। बहुत सारी बातें हमने अच्छी कर ली है तो कुछ लिमिटेशंस भी देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या लिमिटेशंस हो सकता है। कहता है कि ही शुड नॉट डिफेंड एक्यूज पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यदि ये ऑफिसर हैं, लॉ ऑफिसर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो ऑब्वियसली उनके बिना परमिशन के कैसे ये काम करेंगे, किसी को कैसे डिफेंड करेंगे। अरे आप ऐसे समझिए ना, आप कोई लॉयर को हायर करते हैं तो क्या लॉयर अपने मर्जी से काम करने लगता है? क्या नहीं करता है। आप जो बताते हो उसको उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इनको भी समझो कि ये भी एक लॉयर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोलेगी उसी के अकॉर्डिंग तो काम करेंगे ये। हमारे लॉयर जो इंडिपेंडेंट लॉयर होते हैं, हमारे पर्सनल लॉयर होते हैं, वो हमारे बिना पूछे तो काम नहीं करते ना, तो आप वैसे समझ लीजिए, तो आपको ये सब चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद कहता है ही शुड नॉट एडवाइज, बोल रहा है कि ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ऑब्वियसली बात है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वकालत कर रहे हैं तो इनके खिलाफ आप कैसे एडवाइस किसी को करोगे, ये तो गलत हो जाएगा ना, ब्रीच हो जाएगा, तो ये चीज़ ये नहीं कर सकते। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, ये कहता है कि इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी द अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के क्षेत्राधिकार में जितने भी कोर्ट हैं, सारे कोर्ट में इनके पास राइट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक तरीके से कि ये जा करके किसी भी मैटर को अटेंड कर सकते हैं अक्रॉस द इंडिया। तो ये रहा इंडिया के फर्स्ट लॉ ऑफिसर की कहानी, जहां पे हमने लगभग 10 पॉइंट देखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देखे हैं। अब हम एक दूसरे टर्म की ओर आपको ले चलते हैं, ये है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा एग्जामिनेशन में। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या फॉर इंडिया एक्चुअली होता है ये, फॉर इंडिया, ही विल असिस्ट द अटॉर्नी जनरल इन द फुलफिलमेंट ऑफ हिज ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ऐसे समझिए कि इतनी बड़ी सरकार है, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, तो अकेले कैसे काम करेंगे। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं और इनके नीचे कई काम करने वाले होते हैं, जूनियर एडवोकेट होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अकेले ये काम करते हैं, ये तो सिर्फ ब्रीफिंग करते हैं, ये तो सिर्फ जाकर के आर्गूमेंट करते हैं, लेकिन इनका जो प्रिपरेशन होता है, जैसे ड्राफ्टिंग करना, प्लेंट बनाना, या फिर आप किसी और चीज़ की बात करते हैं, ये जूनियर लॉयर करते हैं, और उनके बाद इनको बता दिया जाता है कि सर ऐसा 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 बात है, और बस ये अपने लॉजिक से वहाँ पे आर्ग्यू करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इसके बारे में आर्टिकल 76 में मेंशन नहीं किया गया है, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन करता है। आर्टिकल 76 मैंने पहले ही बताया है, यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल फॉर इंडिया के बारे में नहीं दिया गया है, लेकिन ये चीज़ें होती है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर ऐसा भी देखा गया है कि असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी बना दिए जाते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा। इसके लिए कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए बाकायदा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आर्टिकल 76 में डील होता है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा टॉपिक, जो है एडवोकेट जनरल फॉर इंडिया। तो ये भी एक कंफ्यूजिंग वो है कि कौन सा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, एटसेट्रा। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। और जो एडवोकेट जनरल ऑफ फॉर द स्टेट है, वो हर एक स्टेट में, जैसे जितने भी भारत के स्टेट हैं, बिहार, झारखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब, तो ये सारे स्टेट के एडवोकेट जनरल होते हैं। मतलब इन पार्टिकुलर स्टेट को यदि कोर्ट में रिप्रेजेंट करने की बारी आए
तो यही रिप्रेजेंट करेंगे और इनके साथ साथ साथी जो भी काम करने वाले हैं वो इनका तैयार करेंगे ब्रीफिंग को, और उसके बाद जो है ये रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट में। तो जैसे मान के चलिए बिहार का यदि एग्जाम्पल ले लें, तो बिहार गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट पटना हाई कोर्ट में या किसी और न्यायालय में कौन करेंगे? वहां के एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट ऑफ बिहार वहां करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हर एक स्टेट का क्या होता है? एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट होते हैं। ये बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि ये कैसे डिफरेंट होते हैं। तो इनका इंपॉइंटमेंट कैसे होता है? ऑब्वियस सी बात है, जब ये स्टेट के हैं तो कहता है द गवर्नर फॉर ईच स्टेट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द हाई कोर्ट टू बी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। बस सिमिलर पैटर्न है, लेकिन क्या है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज को आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट जनरल टू गिव एडवाइस to the government of the state upon such legal matters and to perform such other duties of the legal character as may from time to time be referred or assigned to him by the governor, and to discharge the functions conferred on him by or under this constitution or any other law for the time being in force. उसके बाद कहता है द एडवोकेट जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर एंड शैल रिवाइव सच रिन्यूमरेशन एज द गवर्नर में डिटरमिन। तो इनको वैसे ही पैसा मिलेगा जो गवर्नर साहब डिटरमिन करते हैं, वैसे केस टू केस पैसा मिलता है। ये क्या करते हैं? ये स्टेट में काम करते हैं, हर एक स्टेट में ये होते हैं। ये जो है ये आर्टिकल 165 में मेंशन है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो आप 165 को पढ़ लेंगे और उसके बाद जो है आर्टिकल 76 को पढ़ लेंगे। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए ताकि जब एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शन आए तो ये चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, कोई भी इफ बट वाली सिचुएशन नहीं हो। तो हमने क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा एडवोकेट जनरल फॉर इंडिया के बारे में, सॉलिसिटर जनरल फॉर इंडिया के बारे में और एडवोकेट जनरल फॉर इंडिया के बारे में। ये कहां पे है? 165 में है। ये कहां है? 76 में है। और इसका मेंशन एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से नहीं दिया गया है, लेकिन ये होते हैं, ठीक है। सॉलिसिटर क्या काम करते हैं? सॉलिसिटर जनरल ये अटॉर्नी जनरल को हेल्प करते हैं, उनको ब्रीफिंग बना करके देते हैं। और एडवोकेट जनरल जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक पार्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से तीनों जो टॉपिक है ये मैंने खत्म कर दिया है। इसके डिफरेंस जो है ये पूछा जाता है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक पॉइंट आप जो होमवर्क करेंगे वो देखेंगे आप जाकर के कि दिल्ली में कौन होते हैं? दिल्ली में कौन होते हैं? यहां पे एडवोकेट जनरल होंगे या फिर यहां पे सॉलिसिटर जनरल होंगे या फिर इनके केसेस को अटॉर्नी जनरल जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं। आप इस पे एक बार रिसर्च कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि दिल्ली में कौन होते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप इसको चेक कीजिएगा या फिर कोई और तीसरे होते हैं अदर, एक बार चेक कीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है, इसलिए आप इसको चेक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होता है दिल्ली के लिए। मैं आपको बताऊं कि आप में से जो लोग मेरे कोर्स को, ये क्रैश कोर्स फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी कर लें, समय बिल्कुल कम है, एग्जामिनेशन का डेट निकल गया है, ताकि आप अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर पाएँ। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार। जय